गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कम मात्रा में 9:30 पे जो हमारी फेसबुक की लाइव क्लास चलती है, जो एएमयू क्लासेस 8 के नाम से है और जिसका लोगो यही रंगीन कलर का जो दिख रहा होगा वही है, बैकग्राउंड में लिखा है एएमयू क्लासेस 8 टीचिंग इज़ माय ड्रीम, जिसको आप फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़िए 9:30 बजे ज़्यादा संख्या में, ठीक है, ताकि वहाँ के रिवीजन को आप अच्छे से तैयार कर सके। एक बार रिपीटेड, ये मेरा मकसद था बस कराने का, और आप लोग उस पर थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। दूसरी बात मित्रों कि अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके सामने पहले प्रश्न की, और देखते हैं कि आज के मैराथन में कौन बेहतरीन बेस्ट देता है। प्रश्न कह रहा है, विश्व भारती त्रैमासिक में नंदलाल बोस का किस नाम से लेख प्रकाशित हुआ। विश्व भारती त्रैमासिक में कलाकार नंदलाल बोस का किस नाम से लेख प्रकाशित हुआ था। पहला प्रश्न, कला एक साधना इस नाम से, सजावटी कला इस नाम से, कला एक कल्पना इस नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और प्रश्न का पूछना है कि विश्व भारती त्रैमासिक में नंदलाल बोस का किस नाम से लेख प्रकाशित हुआ था। चलिए शुरू कर दीजिए। अपने कमेंट्स को शेयर करना मत छोड़िएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी टीम की मजबूती बनी रहती है, और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उस पर अपने जो क्वेश्चन के चर्चे करते हैं वो तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बिना वजह की आप लोग उसमें डालते हैं वो अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो सब ना करें, ठीक है। आप लोग बस पढ़ाई से संबंधित अपनी चर्चा को कर सकते हैं, वो ग्रुप बनाने का यही मकसद है। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं उत्तर की। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सजावटी कला। कौन सी कला? लेख जो प्रकाशित हुआ था वो सजावटी कला के नाम से प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और कह रहा है, निम्न में से किस कलाकार ने माइकल एंजेलो के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। माइकल एंजेलो के चित्रों की प्रतिलिपियां इसमें से किस बंगाल शैली के कलाकार ने बनाया था। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मुकुल चंद्र डे ने, या फिर नंदलाल बोस ने, ठीक है, किस कलाकार ने। चलिए कमेंट्स करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ये हमेशा मैं आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि शेयर से कुछ लोग और आपके जुड़ेंगे, और वो एक बेहतरीन जो है ज्वाइंट बनेगा हम लोग का, टीम का, जिसमें तरह तरह के कुछ अच्छे प्रश्न एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि माइकल एंजेलो के चित्रों की प्रतिलिपियां किस कलाकार ने बनाई। तो मित्रों उस कलाकार का नाम है नंदलाल बोस ने। किसने बनाई? नंदलाल बोस ने बनाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, के वेंकटप्पा आधुनिक कलाकार के वेंकटप्पा की मृत्यु कब हुई थी। के वेंकटप्पा जिनका जन्म 1886 में हुआ था। किसमें हुआ था? जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। उनका जगह था मैसूर, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था 28 जून 1886 को। लेकिन यहाँ पूछ रहा है उनकी मृत्यु कब हुई थी। के वेंकटप्पा जो कि बंगाल शैली के कलाकार थे, अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से एक शिष्य थे, ठीक है, और कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे जो है पड़ाव को दिया, बेहतरीन तरीके से पेश किया। तो जन्म हमने बता दिया, मृत्यु आपको बताना है। तारीख क्या थी मृत्यु की? तो मित्रों मृत्यु की तारीख थी 26 मई 1965।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उन्हीं से संबंधित है। के वेंकटप्पा का अंतिम चित्र माना जाता है, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई, अभी आपने पढ़ा 1965 में, थोड़ी देर पहले अभी ऊपर स्क्रीन पे पढ़ा आपने कि उनकी मृत्यु हुई थी 26 मई 1965 को। ठीक है, तो मरने से पहले ही उनका कोई अंतिम चित्र रहा होगा इसमें से। क्या वो राम और सीता था, गुरु द्रोण, सूर्यास्त या ऊटी? ठीक है, तो के वेंकटप्पा के अंतिम चित्र माने जाते हैं, मतलब अंतिम चित्र पड़ाव वो सिद्ध हुए थे और उसको उन्होंने बनाया था इसमें से, उस चित्र को 1957 में। 57 के बाद कोई चित्र नहीं बनाया, 65 में वो मर गए। तो उनका जो अंतिम चित्र था वो था मित्रों सूर्यास्त। क्या था? सूर्यास्त उनका अंतिम चित्र था। ठीक है, के वेंकटप्पा का 1957 में बनाया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है। पूछ रहा है समरेंद्र नाथ गुप्त ने बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां बनाई। समरेंद्र नाथ गुप्त ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां, प्रतिलिपियां किस सन में बनाई थी? 1910 में बनाई थी, 1921 में, 1925 में या 1930 में? दो बातें, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो एक तो फेसबुक पे एकदम हमारे लग जाइए, क्योंकि लाइव क्लास की जो रिवीजन चलेगी, धीरे धीरे आपके नए प्रश्नों के रिवीजन भी उसमें पुटअप होते जाएंगे। और यूट्यूब पे जो प्रश्न हमारे 8 बजे आते हैं वो बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह होंगे, अंदर से प्रश्नों को लिया गया होगा, ये रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है, समरेंद्र नाथ गुप्त ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां 1910 में, 1921 में, 1925 या 1930 में बनाई थी, तो उन्होंने बनाई थी 1921 में। 1921 में बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। ठीक है, उसके पहले लेडी हैरिंघम थी, आपको पता ही होगा। लेडी हैरिंघम जो थी उनके साथ अजंता के लिए भी गए थे। 21 में बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां भी तैयार की थी उन्होंने। ठीक है, जन्म इनका 1887 ईस्वी में हुआ था, समरेंद्र नाथ गुप्त का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कजरी नृत्य नामक चित्र के चित्रकार हैं। चित्र का क्या नाम है? कजरी नृत्य। शारदा चरण उकील ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, के वेंकटप्पा ने बनाया या समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया? चित्र का नाम है कजरी नृत्य। पूछ रहा है किस कलाकार ने इस चित्र को बनाया है। चलिए, यहाँ तक अगर पहुँचे होंगे तो बेहद वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया है कजरी। ठीक है, कजरी नृत्य बंगाल शैली के बनाए प्रमुख चित्रों में से एक चित्र है ये कजरी नृत्य। इसके अलावा बंगाल शैली में उन्होंने हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार, ये सब चित्र उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है समीक्षकों ने उनके कुछ चित्रों को जो है फ्रांसीसी प्रभाववादी चित्रकों का प्रभाव भी माना था। ठीक है, उसकी चर्चा कभी करेंगे किसी क्वेश्चन को जब बनाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस कलाकार की चित्रशाला एक बौद्ध विहार के समान लगती थी? उस कलाकार की जो चित्रशाला थी बौद्ध विहार के समान, जैसी, समान मतलब उसी के जैसी, ठीक है, लगती थी। शारदा चरण उकील की चित्रशाला थी वो, समरेंद्र नाथ गुप्त की, मंजीत बाबा की या सतीश गुजराल की? ठीक है, किसकी चित्रशाला बौद्ध विहार के समान लगती थी? बौद्ध विहार तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अजंता गुफा चित्रों के काल में जो बौद्ध विहार थे वो बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने का स्थान रहा। ठीक है, बौद्ध विहार
बताइए इसमें से किस चित्रकार की चित्रशाला, किस कलाकार की चित्रशाला बौद्ध विहार के समान लगती थी? तो मित्रों वो थे शारदा चरण उकील। कौन थे? शारदा चरण उकील, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। शारदा चरण उकील का जन्म 1888 ईस्वी में विक्रमपुर, जो वर्तमान में बंगाल कह रहे हैं सॉरी बांग्लादेश में है, वहाँ उनका हुआ था। और उन्हीं की चित्रशाला चित्रों बौद्ध विहार के समान लगती है। और वो एक अभिनेता भी थे और उन्होंने प्रेम संन्यास नामक पिक्चर में अभिनय भी किया है। किसका रोल किया था? राजा सुधोधन का कैरेक्टर किया था उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बंगाल शैली के किस कलाकार ने टेम्परा पद्धति को अपनाया? टेम्परा पद्धति को बंगाल शैली के किस कलाकार ने अपनाया? वैसे तो बंगाल शैली में वास पद्धति का पूरा बोलबाला था। ठीक है, ज़्यादातर कला वास पद्धति में ही बनाए गए, लेकिन दो कलाकार ऐसे थे जिन्होंने उसके अलावा टेम्परा पद्धति को भी अपनाया। उसमें से एक कलाकार इसमें ऑलरेडी हैं विकल्प में, और एक का नाम मैं आपको बताऊंगा। मुकुल चंद्र डे हैं वो, शारदा चरण उकील, छितेंद्र नाथ मजूमदार या गगनेंद्र नाथ टैगोर। बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार है जिसने वास के अलावा टेम्परा पद्धति को भी अपनाया और उसमें चित्रकारी की उन्होंने? ठीक है, तो साथियों उस कलाकार का नाम था छितेंद्र नाथ मजूमदार। कौन थे? छितेंद्र नाथ मजूमदार। उसके अलावा जो थे वो थे एक और नंदलाल बोस। यानी दो कलाकार नंदलाल बोस और छितेंद्र नाथ मजूमदार ने टेम्परा पद्धति को भी अपनाया था अपने कला में वास के अलावा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस शैली से मिलते हैं? मेवाड़ शैली के जो शुरुआती चित्र हैं वो किस शैली से मिलते हैं? ठीक है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र पाल शैली से मिलते हैं। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली से मिलते हैं। दोनों से ही मिलते हैं या इनमें से किसी से नहीं मिलते? ये है हमारा प्रश्न। अगला आपके स्क्रीन पे, चलिए फटाफट कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है अच्छा ये प्रश्न तो इसका क्या आंसर होगा मित्रों? तो इस प्रश्न का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपभ्रंश शैली। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस शैली से मिलते हैं? अपभ्रंश शैली से मिलते हैं। ठीक है, वो भी अपभ्रंश शैली में जो है जैन ग्रंथ, अपभ्रंश शैली का जो जैन ग्रंथ है उससे मिलते जुलते हैं मेवाड़ शैली के ये चित्र। ठीक है, यानी मेवाड़ शैली के जो आरंभिक चित्र है वो अपभ्रंश शैली में निर्मित, ध्यान दीजिएगा पूरी बात बता देता हूँ इस पर, चूँकि ये प्रश्न के पूछने का स्टाइल है। लेकिन आरंभिक चित्र मेवाड़ शैली के जो अपभ्रंश शैली में निर्मित ग्रंथ है जिसका नाम है सुपासना चरित्रम, वो जैन शैली यानी अपभ्रंश शैली में चित्रित जैन ग्रंथ सुपासना चरित्रम ठीक है, उससे जो है मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र जो है क्या होते हैं? मिलते हैं। और उसका रचना काल था 1423 ईस्वी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े किस शैली का चित्रित ग्रंथ है? यानी चित्रित ग्रंथ का नाम है मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। मुल्ला दो प्याजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े काफ़ी मशहूर हैं। नेट पे भी आप सर्च मारेंगे तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़ों के बारे में बहुत सारी जो है आपको मिलेंगी जानकारियाँ और बहुत सारे उनके लतीफ़े भी आपको मिलेंगे देखने को। तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े किस शैली का चित्रित ग्रंथ है? मेवाड़ शैली का, मारवाड़ शैली का, जयपुर शैली का या फिर अलवर शैली का? ठीक है,
ये है आपका प्रश्न। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस शैली में यह ग्रंथ चित्रित हुआ उस समय शासक थे संग्राम सिंह। कौन थे? उस शैली के शासक थे संग्राम सिंह तृतीय, सेकंड। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय शासक थे, जिनका समय काल था 1710 से लेकर 10 होगा, देखिएगा 70 नहीं, 1710 से लेकर 1734 तक इनका शासनकाल रहा संग्राम सिंह का। और उन्हीं के समय में ये मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। और उस समय वो शासक किस शैली के थे? तो वो थे मेवाड़ शैली के शासक। ठीक है, उनके समय में यानी संग्राम सिंह द्वितीय के समय में काफ़ी अच्छे खासे जो हैं ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें बिहारी सतैसा भी है, अन्य ग्रंथ में सुंदर श्रृंगार है। ठीक है, कलिया दमन उन्हीं के समय में चित्रित किया गया था। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे चित्र जो है चित्रित किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शैली में प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए? ध्यान से देखिएगा, प्रचुर मात्रा का मतलब काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में कौन से शैली में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए? ठीक है, अपभ्रंश शैली में, पाल शैली में, मारवाड़ शैली में, या फिर मेवाड़ शैली में? कौन सी शैली में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब समझ रहे हैं ना, प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए? इसके अलावा एक और ग्रंथ लिखा गया प्रचुर मात्रा में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप इस प्रश्न का कमेंट्स कर दीजिए, ड्रॉप करिए अपने प्रश्नों के उत्तरों का पूरे शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो होगा आपका मारवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा प्रेमाख्यान, कौन सा? प्रेमाख्यान भी लिखा गया काफ़ी मात्रा में, यानी धार्मिक ग्रंथ के अलावा प्रेमाख्यान भी चित्रित किया है, जो बड़ी संख्या में उस शैली में हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मारवाड़ शैली के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई भारत में, आपको पता ही है। और तब से कितने सालों तक अंग्रेजी शासन रहा यहाँ पे। फिर हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और चैन की सांस हम हिंदुस्तान में ले रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। तो पूछ रहा है कि मारवाड़ शैली में एक राजा थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, मतलब उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। इसका यही अर्थ होता है कि उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व रहा, तभी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है, उस राजा ने, तो उस राजा का नाम क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, वो जो भी राजा थे वो मारवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली कह लीजिए, उसी शैली यानी मारवाड़ शैली से ही थे, इसमें लिखा भी हुआ है। और मारवाड़ शैली में बहुत सारे राजा हुए, महाराजा अभय सिंह हुए, महाराजा अजीत सिंह हुए, महाराजा भीम सिंह हुए। ठीक है, इसी तरह से बहुत महाराजा हैं। उसी में से एक महाराजा हैं जिन्होंने संधि की थी, और वो थे महाराजा मान सिंह। किसने संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से? महाराजा मान सिंह थे, जिन्होंने 1803 ईस्वी में जन्म यानी शासन से 1843 तक अपना शासन चलाया। और उन्हीं ने हेल्प किया था, आपको याद होगा मैंने प्रश्न पढ़ाया होगा, कर्नल टाड ने जब अपनी बुक लिखी थी मारवाड़ का इतिहास, तो उसी राजा ने मदद की थी उस बुक को लिखने में। ठीक है, ये बात मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा किसी वीडियो में। अगला प्रश्न है आपका, किस शैली में चित्रित रागमाला का पूरा सेट था? रागमाला का पूरा सेट ही था चित्रित किस शैली में? किशनगढ़ शैली में, बीकानेर शैली में, नाथद्वार शैली में, या देवगढ़ शैली में? किस शैली में पूरा सेट ही था रागमाला का चित्रित, पूरा सेट? ठीक है,
चलिए, किस शैली में था मित्रों? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली में पूरा सेट ही था, रागमाला का चित्रित पूरा सेट। ठीक है, वो शैली था बीकानेर शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है किस विद्वान को जाता है? राय कृष्णदास को, आनंद कुमार स्वामी को, डॉक्टर फयाज अली या श्रीधर अंधारे? राजस्थानी चित्रकला की एक और शैली किशनगढ़ शैली। ठीक है, उसका श्रेय जो है प्रकाश में लाने का, यानी वहाँ के चित्रों को पब्लिक में प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो मित्रों वो जाता है डॉक्टर फयाज अली को। डॉक्टर फयाज अली के अलावा एक और विद्वान थे जिन्होंने उनके साथ उसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, और उनका नाम था एरिक डिकन्सन। क्या नाम था? एरिक डिकन्सन। याद रखिएगा, अक्सर यही नाम आपको मिला होगा विकल्प में, लेकिन ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकन्सन दोनों को श्रेय दिया जाता है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। एरिक डिकन्सन साहब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उसके बाद उन्होंने राजकीय कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस मुगल सम्राट ने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया था? ठीक है, यानी किशनगढ़ शैली में जो है किशन सिंह जो थे उनको किशनगढ़ शैली का स्वामी स्वीकार किया था एक मुगल बादशाह, यानी उस दौर में वो मुगल बादशाह भी मौजूद थे। क्या वो जहांगीर थे, अकबर थे, शाहजहां थे या दारा शिकोह थे? कौन थे जिन्होंने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया? उसके अलावा उन्होंने उनको महाराजा की भी उपाधि दी थी, यानी उस मुगल बादशाह ने स्वामी के साथ साथ महाराजा की उपाधि भी उनको दी थी। किसको? किशन सिंह को। और स्वामी के उपाधि से नवाजा था वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर, प्रख्यात कला प्रेमी मुगल शासक के। अगला प्रश्न है आपका, ईद का चाँद। ईद का चाँद नामक चित्र के चित्रकार हैं। कौन है ईद के चाँद नामक चित्र के चित्रकार? वारडा चरण उकील, शरण नहीं है, चरण है, रनाडा चरण उकील, नंदलाल बोस या शारदा चरण उकील? ठीक है, कौन है बताइए इसमें से ईद का चाँद नामक चित्र के चित्रकार? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और काफ़ी बेहतरीन उम्मीद करूंगा कि आप भी इसका परफॉर्मेंस देंगे। इसका सही जवाब है शारदा चरण उकील का चित्र है ईद का चाँद। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित किनके चित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया? यानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था, वो चित्र किनका था? शारदा चरण उकील का, नंदलाल बोस का, असित कुमार हल्दर का या शैलेंद्र नाथ डे का? ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित उनके चित्र बने थे और उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था? प्रकाशित किया था। आपको बताना है उस चित्रकार, उस आधुनिक कलाकार का नाम। ठीक है, तो मित्रों उस आधुनिक कलाकार का नाम था असित कुमार हल्दर। कौन थे? असित कुमार हल्दर। 1890 में उनका जन्म हुआ और जन्म भी हुआ था
जोड़ा साको में रविंद्र जो टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में उनका हुआ था 1890 में। और उनके कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बहुत सारे कला के क्षेत्र में वर्क किए। उसके साथ साथ उन्होंने आपके अजंता बाघ, ठीक है, और जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां भी उन्होंने बनाई। आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असित कुमार हल्दर के चित्र हैं, यानी असित कुमार हल्दर के चित्र कौन है इसमें से? यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, या यह सभी। ठीक है, क्या ये तीनों चित्र असित कुमार हल्दर के हैं, या फिर इसमें से सिर्फ एक ही चित्र है जो असित कुमार हल्दर ने बनाया? ठीक है, तो मित्रों असित कुमार हल्दर के चित्र हैं यह सभी, यानी यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, इसके अलावा द स्पिरिट ऑफ स्टार्म, ये सभी श्रेष्ठ चित्र हैं उनके, बेहतरीन चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछ रहा है, हल्दर यानी असित कुमार हल्दर द्वारा बनाई गई बाघ गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि असित कुमार हल्दर साहब ने अजंता, जोगीमारा और बाघ, इन तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से जो बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां उन्होंने बनाई, वर्तमान में कौन से संग्रहालय में उसको सुरक्षित रखा गया है? भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है, पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर में, कला भवन भोपाल में, या जहांगीर आर्ट गैलरी? चलिए, कमेंट्स, लाइक, शेयर और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि रात के 9:30 बजे की लाइव क्लास आपकी डेली चलती है और उसमें संख्या ज़्यादा रही तो अच्छा रहता है, क्लास लेने भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब है पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर। कहाँ रखा गया है? बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर में रखा गया है। अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां वर्तमान में साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन में रखा गया है। और आपकी जोगीमारा की प्रतिलिपियां जो है भारतीय विभाग के, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में रखा गया है। ये तीनों चीज़ें दिमाग में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इन्हीं से संबंधित, असित कुमार हल्दर की चित्रकला की शैली कैसी थी? असित कुमार हल्दर की जो चित्रकला की शैली थी वो किस तरह की शैली की चित्रमा थी? गीतात्मक थी, भावात्मक थी, काल्पनिक थी, या इनमें से कोई नहीं? चित्रकला की शैली उनकी किस तरह की थी? ठीक है, तो मित्रों उनके चित्रकला की जो शैली थी वो थी गीतात्मक। असित कुमार हल्दर के चित्रकला की शैली गीतात्मक थी, क्योंकि उनके काव्य और कला में जो था समन्वय पाया गया, इसलिए उनकी शैली जो है गीतात्मक थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शैलेंद्रनाथ डे के शिष्यों में शामिल है। शैलेंद्रनाथ डे के शिष्यों में, यानी आधुनिक कलाकार शैलेंद्रनाथ डे, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, और उन्होंने शिक्षा ली थी किनसे? उनके गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी शैलेंद्रनाथ डे के गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य कौन थे? ये तो शिष्य थे अवनींद्रनाथ के डे साहब, ठीक है, लेकिन इनके शिष्य कौन कौन थे ये पूछ रहा है। और आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, शैलेंद्रनाथ डे ने ही मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाई है, और लोगों ने भी बनाया है श्रृंखला। ठीक है, उस तरह के उसके प्रश्न एक मैंने इसमें डाला भी है, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कालिदास का महान ग्रंथ था मेघदूत, उसी का चित्रांकन किया था राय कृष्णदास के आग्रह पर उन्होंने। ठीक है, आपको मैंने ये पढ़ाया भी है। तो शैलेंद्रनाथ डे के शिष्यों में कौन थे इसमें से? रामगोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंद शर्मा, गोपाल घोष, या यह सभी? तो मित्रों उनके शिष्यों में यह सभी थे। इसके अलावा एक और थे शंभूनाथ मिश्र। ये सभी शैलेंद्रनाथ डे से जो है शिक्षा ग्रहण किए उनके समय में, जब वो स्कूल का बांग्लोर संभाल रहे थे। ठीक है, उस समय।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की रचना की थी। रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की रचना गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, एम.एफ. हुसैन ने की थी, छतेंद्र नाथ मजूमदार ने की थी या शारदा चरण उकील ने की थी। क्या है? रूप गोस्वामी के अभिनय चित्रों की रचना इसमें से किस आधुनिक कलाकार ने की थी? ये है आपका प्रश्न। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखला को जो आज हमने आपके सामने रखा है। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा छतेंद्र नाथ मजूमदार। रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की रचना किसने की थी? छतेंद्र नाथ मजूमदार ने। जन्म 1891। किनका? छतेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म 1891 मुर्शिदाबाद, जो इस समय पश्चिम बंगाल के निकट है। उन्होंने इस रूप गोस्वामी के अलावा मीरा के अभिनय चित्रों की भी रचना की। किसकी? मीरा के भी अभिनय चित्रों की रचना की। चूँकि वो राधा और कृष्ण से काफ़ी लगाव था उनका, और उसी पे उन्होंने बहुत सारी चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई हैं, जो हम आपको आगे आने वाले जो है क्वेश्चनों में ज़रूर पढ़ाएंगे। और आपको बता दें, छतेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में जया अप्पा स्वामी ने लिखा है कि छतेंद्र नाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, और कहीं ना कहीं आपने खुद भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों के साथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अब्दुल रहमान जुगताई ने अपने 60 साल के जीवन में कितने पेंसिल रेखांकन चित्र बनाए? यानी अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने अपने 60 सालों में, यानी 60 साल की लाइफ में अपने, उनका जन्म हुआ था 1894 ईस्वी में। अब्दुल रहमान जुगताई 2 सितंबर 1894 लाहौर, कहाँ हुआ था? लाहौर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ही जो है इसमें से कितने रेखांकन चित्र बनाए थे, पेंसिल रेखांकन चित्र बनाए थे, उनके बारे में आपको बताना है। कितने थे? 1500, 1000, 1200 या 2000? तो मित्रों, उन्होंने 1000 पेंसिल रेखांकन चित्र बनाए थे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी कॉरपोरेशन के लिए भी और स्टाम्प बनाया है उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने जो है स्वप्न बनाया है, चित्र का नाम है उनके स्वप्न। बिरहड़ी राधिका, संगीत का जन्म, शाहजादा सलीम, अनारकली, दीवान ऑफ लव, सहारा की राजकुमारी, ये सब चीज़ें उनके द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। पूछ रहा है आधुनिक कलाकार अब्दुल रहमान जुगताई की मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म तो हमने आपको बता दिया था कि उनका जन्म हुआ था 1894 ईस्वी में लाहौर में। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया इस प्रश्न से रिलेटेड जो प्रश्न था ऊपर। अब ये पूछ रहा है कि कब उनकी मृत्यु हुई थी, कब नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी। कब हुई थी वो हम आपको बताएंगे, कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। क्या उनका जन्म तो लाहौर में हुआ था 1894 में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में ही, नई दिल्ली में, कोलकाता में या बेंगलोर में? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बेहद पसंद आएगी और आप लाइक, शेयर और प्यारे के कमेंट से नवाजेंगे हमारे इस मेहनत को, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो जन्म 1894, मृत्यु उनकी हुई थी 1975 में लाहौर में। जन्मे भी लाहौर में और मृत्यु भी हुई उनकी लाहौर में। ठीक है, कब हुई थी मृत्यु? 1975 ईस्वी में, 17 जनवरी 1975 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई अब्दुल रहमान जुगताई साहब की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। एन.एस. बेंद्रे द्वारा बनाया गया चित्र कांटा का माध्यम है, यानी कांटा
एन.एस. बेंद्रे के द्वारा बनाया गया चित्र है और इस चित्र का माध्यम क्या कागज पर रंगीन पेंसिल है, हार्डबोर्ड पर तेल रंग, बोर्ड पर तेल रंग या फिर कागज पर तेल रंग। ठीक है, तो मित्रों इनके द्वारा बनाया हुआ एन.एस. बेंद्रे के द्वारा बनाया हुआ कांटा चित्र का माध्यम जो है बोर्ड पर तेल रंग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सेरेमिक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। सेरेमिक मूर्तिकार के रूप में सुधा अरोड़ा जानी जाती हैं, ज्योति भट्ट, अमृता शेरगिल, अंजलि इला मेनन। फेसबुक के लाइव क्लास में आज उम्मीद करता हूं कि लाइव क्लास में आज आपकी संख्या जरूर बढ़ेगी। फॉलो कर लीजिएगा, पेज को एक बार फिर से ग्रुप में डाल दूंगा। वहाँ पे फेसबुक जो सर्च ऑप्शन आता है वहाँ जाके सर्च भी अगर आप वैसे भी करेंगे AMU क्लासेस 8 और जहाँ पे ये रंगीन लोगो आपको दिखाई देगा, रंगीन याद रखिएगा, ये जो रंगीन लोगो जहाँ दिखाई दे रहा होगा उसी पेज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों सुधा अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पूछ रहा है किनके चित्रों का टेक्सचर गत्ते की कटिंग की तरह जान पड़ता है। यानी गत्ता देखे ना, गत्ता जो जिसमें फल वगैरह भी आते हैं, शादी विवाहों में दिखाई देते हैं, मिठाई के गत्ते और भी कई तरह के गत्ते इस्तेमाल में आते हैं। तो गत्ते की जो कटिंग देखे हो ना, जो काट दिया जाता है साइड से, तो गत्ते की कटिंग के जैसा कभी कभी गत्ते का कटिंग सरफेस एरिया का जो कटिंग है तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है उसका कटिंग। ठीक है, अंदर से साइड से वही कह रहा है कि गत्ते के कटिंग के जैसा मालूम पड़ता है, एहसास होता है, जान पड़ता है उनके चित्रों का जो टेक्सचर होता है। क्या वो बृजमोहन नाथ हैं जिनके चित्रों का ऐसा मालूम पड़ता है, सुखवीर सिंघल, विश्वनाथ मुखर्जी या मदन लाल नागर। तो मित्रों वो हैं मदन लाल नागर जिनके चित्रों का टेक्सचर गत्ते की कटिंग की तरह मालूम होता है, जान पड़ता है। अगला प्रश्न ईसा मसीह के जीवन की करुणा को अपने वास चित्रों के माध्यम से पेश किया। ईसा मसीह के जीवन की जो करुणा थी उसको वास चित्रों के माध्यम से पेश किया किस कलाकार ने। फ्रेंड वेजली ने, नंदलाल बोस, वीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, टेंशन मत लीजिए। अब तो एग्ज़ाम बहुत जल्द ही अलर्ट कर दिया जाएगा आपका और अचानक से आपका एडमिट कार्ड देखिएगा आएगा। जिस तरह से पिछली बार हुआ था, एडमिट कार्ड अचानक से आएगा और फिर आपको आए कि सर एग्ज़ाम आ गया। तो कितने लोग जो घबरा के जो है पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, उनको लगेगा कि भाई बहुत पीछे हो गए और इसी घबराहट में बहुत सारी गलतियां करते हैं वो लोग जो बाद में पढ़ना शुरू करते हैं। इसका सही जवाब है फ्रेड बेजली। कौन है? फ्रेड बेजली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है भारतीय कला के पद चिन्ह। भारतीय कला के पद चिन्ह इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक इस बीच में इस 15 दिन के अंतराल में कह लीजिए या 20 दिन के अंतराल में मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें श्रृंखला और किताबों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। और इतना अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो यकीन मानिए कि कोई भी बुक से संबंधित प्रश्न बाहर ही नहीं आने वाला है इसके अलावा। तो भारतीय कला के पद चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या द्वारका प्रसाद धूलिया है, अब्दुल रहमान जुगताई, डॉक्टर जगदीश गुप्त या लामा तारानाथ? कमेंट्स, लाइक, शेयर। सेकंड लास्ट प्रश्न, इसके बाद फाइनल सबमिट होगा आखिरी प्रश्न का। और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को बेहद पसंद और बेहद अच्छे परफॉर्मेंस के साथ नवाजेंगे मेरे लाइव क्लास से पहले। और इसका सही जवाब है जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त की लिखी पुस्तक का नाम है भारतीय कला के पद चिन्ह। अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपसे कहा था अभी आपको एक प्रश्न, ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि उमर खयाम चित्र श्रृंखला पेन और स्याही माध्यम में किस कलाकार ने बनाया? क्या है? उमर खयाम चित्र श्रृंखला बनाया, माध्यम था पेन और स्याही। किस कलाकार ने पेन और स्याही माध्यम का इस्तेमाल किया? पेन और स्याही तो आपने देखा है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे तो वो निब वाला पेन आता था, निब वाला पेन जानते हैं ना, जिसमें स्याही भर के। तो यहाँ भी वही कह रहा है पेन और स्याही का माध्यम इस्तेमाल किया गया उस कलाकार के द्वारा उमर खयाम नामक चित्र श्रृंखला को बनाने में। क्या वो विकास भट्टाचार्य थे, नित्यानंद महापात्रा थे, MB कृष्णन या रमेश बिष्ट? आखिरी प्रश्न है, उम्मीद करूंगा
कि आज के फाइनल सबमिट में बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा और बेस्ट देंगे आज के इस वीडियो का। तो मित्रों, हमारे आखिरी प्रश्न का सही जवाब है नित्यानंद महापात्रा ने बनाया था उमर खयाम नामक चित्र श्रृंखला, जिसका माध्यम था पेन और स्याही। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छे प्यार और मोहब्बत के साथ इसको नवाजेंगे कमेंट्स लाइक के। और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर बेहतरीन प्रश्नों का एक और संग्रह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और 9:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा लाइव क्लास AMU क्लासेस आर्ट फेसबुक पे।